आज हम आपके यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। मानव के विकास को समझने से पहले हमें मानव के उद्भव को समझना पड़ेगा कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसके लिए तीन सिद्धांत प्रमुख रूप से दिए जाते हैं, या हम ये कहें कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को तीन ग्रुप में बांटा जाता है। पहला है एकल उत्पत्ति सिद्धांत, मोनोजेनेटिक थ्योरी। दूसरा है मल्टीपल ओरिजिन थ्योरी, बहुउत्पत्ति सिद्धांत। और तीसरा है साइंटिफिक थ्योरी। पहले देखते हैं एकल उत्पत्ति सिद्धांत या मोनोजेनेटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मानव की उत्पत्ति एक ही पूर्वज के द्वारा हुई है, अर्थात प्रकृति के द्वारा एक मनुष्य को उत्पन्न किया गया है, जिसके बाद में धीरे धीरे संसार का मानव समूह उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्मों के अनुसार कोई सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है, जिसने आदम और बाद में हवा को पैदा किया, और आदम और हवा के बाद संपूर्ण संसार की विभिन्न मानव जातियों का निर्माण होता है, एडम और ईव। ठीक है। दूसरा है मल्टीपल ओरिजिन थ्योरी, बहुउत्पत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति किसी एक सूत्र से नहीं हुई है, एक सोर्स से नहीं हुई है, बल्कि मानव की अलग अलग प्रजातियों का विकास उनके भिन्न भिन्न पूर्वजों से हुआ है। हालांकि इस सिद्धांत को खास मान्यता नहीं मिली हुई है। तीसरा है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन या वैज्ञानिक विकासवाद का सिद्धांत। मानव के उद्भव को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। ये सारे सिद्धांत मानव के विकास को जैव विकास की प्रक्रिया के अंतिम कड़ी के रूप में मानते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो हमको सबूत मिले, सुराग मिले, उसके आधार पर इसका बताते हैं कि मानव इस प्रकार से विकसित हुआ है। इसमें भी डार्विन का एक सिद्धांत प्रमुख है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्राणी विकास का सिद्धांत में ये सिद्धांत दिया। उनके अनुसार मानव का निर्माण या मानव की विकास, उसके रूपांतरण, उसके अनुकूलन करने की क्षमता और प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लाखों साल में जाकर हुआ है। ये तो था मानव के ओरिजिन की थ्योरी है कि इसकी उद्भव कहाँ से होता है। अब हम देखते हैं मानव के विकास को, कि मानव का जो विकास है उसका आधुनिक मत किस प्रकार से मानव के विकास को समझाता है। मानव के विकास को समझने के लिए मानव जो निर्मित हुआ है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मानव के पूर्वज, ठीक है, जो मानव जो हम कह रहे हैं उससे पहले वाले, और एक आधुनिक मानव का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो मानव का पूर्वज है वो प्राइमेट्स को माना जाता है। प्राइमेट वास्तव में वानर और मानव के बीच की कड़ी है। इसे हम प्रोपेलियोपिथेकस से आरंभ कर सकते हैं, ठीक है, या पेलियोपिथेकस से आरंभ कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बाद में विकास हुआ। प्रोपेलियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, लिम्नोपिथेकस या पेलियोपिथेकस, प्रोन्सूल, ड्रायोपिथेकस, ओरियोपिथेकस, शिवापिथेकस तथा रामापिथेकस। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के प्री ह्यूमन एंसेस्टर है, मानव के पूर्व के पूर्वज है। ठीक है, इसमें हम कह नहीं सकते कि ये मानव था। इनमें भी जो रामापिथिकस है उसको अंतिम प्राइमेट्स या लगभग मानव जैसा जीव माना गया है। एल्विन साइमन नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो रामापिथेकस है वही आधुनिक मानव का विकास की प्रथम चरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आधुनिक मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। आधुनिक मानव के विकास के क्रमिक हम सीढ़ियों को देखें तो उसमें 5 भागों में बांटा जा सकता है।
सबसे पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन और अंत में होमो सेपियन सेपियन। ये 5 प्रमुख मानव की प्रजातियाँ हुई है। प्रजातियाँ नहीं कहना चाहिए, मानव के विकास की क्रम हुए हैं। इनके इस तरीके से सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस और उसके बाद में होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राथमिक वर्ग के मानव वानर थे। इनके महत्वपूर्ण जो जीवावशेष या जीवाश्म दक्षिणी अफ्रीका की ट्रांसवाल नामक स्थान पर गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम ऊंचे के प्राणी थे। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, किंतु इनकी रीढ़ की हड्डी कुछ झुकी हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनकी 2 अलग अलग प्रजाति मिली थी। एक तो मिली थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स और एक थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स ये 120 सेंटीमीटर ऊंचाई के पिछले पैरों पर चलने वाले बड़े मुख वाले वनमानुष थे और इनका वजन करीब 25 किलो के आसपास था। दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से अधिक थी और इनका वजन भी करीब 45 किलोग्राम के लगभग था। इनका शरीर भारी, माथा ऊंचा तथा जबड़ा अपेक्षाकृत भारी, किंतु दांत छोटे होते थे। ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 2 वैरायटी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस ये बिल्कुल सीधा चलने वाला मानव प्राणी था। इसके हाथ हमारे हाथों जैसे ही थे। यह पत्थरों से हथियार और औजार बनाने में सक्षम था। यह शिकार के पीछे अपने 2 पैरों पर काफ़ी दूर तक तेज़ी से दौड़ सकता था और भूमि को खोद सकता था। क्योंकि हथियार औजार बना रहा है तो निश्चित रूप से भूमि को खोदने में सक्षम रहा होगा। होमो हैबिलस के बाद में तीसरा जो वर्ग आता है वो है होमो इरेक्टस का। ठीक है, इरेक्टस नाम से एक मानव बिल्कुल सीधा चलना प्रारंभ हो गया था। होमो इरेक्टस के वंश के मानव अवशेषों से हमें मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ियाँ मिलती हैं। होमो इरेक्टस आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व चीन, जावा, अफ्रीका, यूरोप आदि स्थानों पर पाए जाते थे। होमो इरेक्टस को ये 2 वैरायटी हमको प्राप्त हुई है। एक है पिथेकेंथ्रोपस और दूसरा है सिनेंथ्रोपस। पहला देखते हैं पिथेकेंथ्रोपस को। इसकी हड्डियाँ जावा द्वीप में पाई गई थी। इसे आदि मानव माना जाता है और इस शब्द का अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला वानर मानव। यह वनमानुष और वर्तमान मानव के बीच की कड़ी है। पिथेकेंथ्रोपस के बाद में दूसरी वैरायटी जो होमो इरेक्टस के अंतर्गत आती है वो है सिनेंथ्रोपस। इसकी हड्डियाँ चीन में पेकिंग, बीजिंग के पास से प्राप्त हुई है। यह पिथेकेंथ्रोपस के बाद विकसित हुआ था और इसका शरीर उससे ज़्यादा विकसित है और इसका मस्तिष्क भी पिथेकेंथ्रोपस की तुलना में बड़ा था। इसकी खोपड़ी का आकार पूर्ण मानव खोपड़ी से आदि मानव की अपेक्षा अधिक मिलता जुलता था। चूँकि होमो हैबिलस पत्थरों से हथियार औजार बनाने में सक्षम था, तो यह भी पत्थर और हड्डी के उपकरण बनाने में इसका हमें सबूत मिलता है। होमो इरेक्टस के बाद में जो दूसरा वर्ग आता है वो है होमो सेपियंस, जिसको मेधावी मानव कहते हैं। होमो सेपियन ही वास्तव में वास्तविक मानव माना जाता है, जो कि होमो इरेक्टस से विकसित हुआ है। इसके विभिन्न जो वैराइटीज़ हैं उसमें पहला है हाइडेलबर्ग। जर्मनी में इसके निचले जबड़े की हड्डियाँ मिली हैं और
विभिन्न विद्वानों का विचार है कि यह मानव प्लीस्टोसीन काल के प्रथम हिमयुग में रहता था और यह वर्तमान मनुष्य से अधिक मिलता जुलता है। एक और वैरायटी प्राप्त हुई है जिसे सोलोमन कहा गया है। इसका अवशेष जावा द्वीप पर सोलो नदी के किनारे मिला है। इसका कपाल लगभग 1300 सीसी क्षमता का था और यह जावा मानव के समकालीन था और दोनों लगभग एक ही माने जाते हैं। तीसरा जो होमोसेपियंस में वैरायटी प्राप्त हुई है वह है रोडेशियन मानव की। इसकी हड्डियाँ अफ्रीका में रोडेशिया प्रांत में मिली थी। यह भी बहुत प्राचीन पूर्वज और वर्तमान मानव के बीच की नस्ल का प्रतिनिधि है। इसके दांत बिल्कुल आधुनिक मानव के दांतों के समान थे। इसके बाद में आता है निएंडरथल मानव। इसके अवशेष पश्चिमी यूरोप में जिब्राल्टर तथा जर्मनी के डुसेल्डोर्फ प्रदेश में मिलते हैं। निएंडरथल मानव जो वर्तमान मानव के ठीक पूर्ववर्ती पूर्वज था, इसकी शरीर रचना पूर्ण मानव होमोसेपियंस से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। निएंडरथल मानव की निएंडरथल मानव से ही वास्तविक होमोसेपियंस का विकास माना जाता है। इसका अस्तित्व 35,000 से 50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यह पूर्व मानव की तुलना में शारीरिक विभिन्नता रखते हैं। इनकी खोपड़ी गोलाकार, गर्दन छोटी व पतली, जबड़ा तथा दांत भी छोटे थे। ये सीधे खड़े होते थे। निएंडरथल मानव के बाद ग्रिमाल्डी तथा क्रो-मैग्नन का विकास होता है। देखते हैं ग्रिमाल्डी को। ग्रिमाल्डी यह भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहते थे और वहाँ पर ग्रिमाल्डी नामक कंदराओं से गुफाओं से इनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं। इनकी टांगें व बाहें लंबी, थोड़ी आगे की ओर निकली हुई तथा बड़े बड़े दांत पाए जाते थे। ग्रिमाल्डी मानव के बाद क्रो-मैग्नन मानव का विकास होता है। इन मानवों के जीवाश्म क्रो-मैग्नन चट्टानों में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्रो-मैग्नन कहा जाता है। ये 30,000 वर्ष पूर्व यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में रहते थे। इनकी लंबाई 150 से 160 सेंटीमीटर और इनका जो शारीरिक संगठन था वह वर्तमान मानव के समान ही माना जाता था। तो ये थे होमोसेपियंस की 6 वैरायटी। ठीक है, पहली थी हाइडेलबर्ग मानव, दूसरी सोलोमैन, तीसरी रोडेशियन, निएंडरथल, ग्रिमाल्डी और क्रो-मैग्नन। इसके बाद में होमोसेपियन से जो आधुनिक मानव जिसको हम होमोसेपियन सेपियन कहा जाता है, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। होमोसेपियन सेपियन आधुनिक मानव है जिसका विकास क्रो-मैग्नन से हुआ है। तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास इसका लक्ष्य रहा है। कृषि एवं पशुपालन का विकास करके इसने स्थायी निवास का विकास किया। दांतों को गलाना और मिश्र दांतों का निर्माण इसने लगभग 3,500 वर्ष पूर्व ही सीखा है। ठीक है, तो यह है होमोसेपियन सेपियन। इस प्रकार से मानव का विभिन्न चरणों में विकास हुआ है। सबसे पहले मानव के पूर्वज आते हैं। ठीक है, प्री ह्यूमन एंसेस्टर, जिसमें पैलियोपिथेकस, प्रोकंसूल, डायोपिथेकस, ओरियोपिथेकस और रामापिथेकस प्रमुख हैं। इसके बाद में आधुनिक मानव का क्रमिक विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमोसेपियन और होमोसेपियन सेपियंस के रूप में होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमें 2 वैरायटी मिलती हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो हैबिलस आता है और होमो हैबिलस के बाद में हमको होमो इरेक्टस के प्रमाण प्राप्त होते हैं। होमो इरेक्टस की 2 प्रजातियों के बारे में हमने देखा, पिथेकेंथ्रोपस और सिनेंथ्रोपस। होमो इरेक्टस के बाद में होमोसेपियन आता है। होमोसेपियन में हमको
हाइडेलबर्ग मानव, सोलोमेन, रोडेशियन मानव, निएंडरथल, ग्रिमाल्डी और क्रो-मैग्नन मानव के अवशेष प्राप्त होते हैं। और क्रो-मैग्नन के बाद में हमको जो प्रमुख वर्ग है होमोसेपियन सेपियन का निर्माण या विकास होता है। इस प्रकार से मानव का विभिन्न चरणों में विकास हुआ है। यह इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके यूनिट सेकंड का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम जो मानव की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।